हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट 19 के अंदर जो एक्शन वाला फीचर अपडेट हुआ है, जो लगभग नेक्स्ट जेएस के सर्वर एक्शन के जैसा ही है। उन्होंने नेक्स्ट जेएस की तरह ही इसको अपडेट करने की कोशिश की है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि रिएक्ट हमेशा फ्रंट एंड पे काम करता है। तो कुछ बदलाव किए गए हैं जिसमें रिएक्ट के अंदर सर्वर साइड कंपोनेंट्स भी बनाए गए हैं और एक्शन की मदद से हम सर्वर साइड कंपोनेंट जो होते हैं उनको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, यानी कि हम अब रिएक्ट के अंदर सर्वर एप्लीकेशंस भी बना पाएंगे। और उसी के लिए इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो वो बदलाव क्या है, वो एक्शन क्या काम करता है, उसको देख लेते हैं। तो पहला फीचर है एक्शन कैसे काम करता है। तो फिलहाल ये एप्लीकेशन रन कर रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ सब चीज़ें, क्योंकि इसको हमें कुछ इसमें से चाहिए नहीं। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे RAFC दोबारा से बना लेते हैं ऐप। तो इसका कोई ज़रूरत अभी है नहीं, तो इसलिए हमने इसको बना लिया। तो अब यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे कि हम रिएक्ट 19 पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा H2 और हमने यहाँ पे कहा रिएक्ट 19 RC अपडेट्स, इसे लिख दिया। जैसे इसे करेंगे तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। अब इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो जो हमारी यहाँ पे CSS वाली फाइल है, इसको देख लेते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि यही यूज़ हो रही है इसके अंदर, जो इसको ब्लैक करके रखे हुए है। तो ये हमने कर लिया। तो ये इस तरह से आ रहा है हमारा कमेंट करने के बाद सारी जो हमने CSS कमेंट किए हैं। अब इसके लिए हम प्रोफेशनल टाइप की CSS यानी कि बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए इसको एप्लीकेशन को बंद करते हैं और यहाँ पे हम npm install bootstrap यूज़ कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये पैकेज के अंदर जाके कि इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया है। अब इसको लिंक कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ में। तो उसके लिए हमारी main.jsx फाइल है, यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो हमने कहा इम्पोर्ट बूटस्ट्रैप डिस्क, जिसके अंदर CSS के अंदर bootstrap.css डाल देते हैं। ऐसे ही हमारा दूसरा है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो यहाँ भी bootstrap dist js और इसके अंदर bootstrap.js, इसको हम यहाँ डाल देते हैं। तो इस तरह से हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि bootstrap काम भी कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे bootstrap लगा देते हैं। हमने कहा क्लास नेम और यहाँ पे हमने कहा BG और इसको बोल देते हैं BG वार्निंग। चेक करते हैं। अच्छा, अभी एप्लीकेशन चल नहीं रहा, चला लेते हैं पहले npm run dev। तो देखिए हमारा ये यहाँ पे ऐसे आ गया। तो इसको हम टेक्स्ट वार्निंग देखते हैं। टेक्स्ट आ गया हमारा, इस तरह से आ रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको टेक्स्ट सेंटर कर लेते हैं, या ये ठीक लग रहा है। और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन दे देते हैं। ये आ गया, इस तरह से बेटर लग रहा है। और ये जो हमारा टाइटल आ रहा है वाइट प्लस रिएक्ट, इस टाइटल को चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करने के लिए HTML वाली फाइल में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टाइटल लिखा हुआ है। तो इसको चेंज कर लेते हैं रिएक्ट 19 RC अपडेट्स। तो ये हमारी एप्लीकेशन हमारे हिसाब से चेंज हो गई है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा पहला फीचर है एक्शन वाला, वो क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे RC के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट नाम का, और इसके अंदर हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं। इसको कर लेते हैं students.jsx। ये डमी बना रहा हूँ मैं, डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी नेक्स्ट.js वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर कम से कम 10 या 12 वीडियो बना रखे हैं, जो MongoDB पे भी हैं, MySQL पे भी हैं, Firebase पे भी हैं, जो सर्वर एक्शन का यूज कर रहे हैं। तो जो एक्शन यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ रिएक्ट के अंदर, वो ऑलरेडी नेक्स्ट.js के अंदर मैंने इंप्लीमेंट करके दिखा रखा है। यहाँ पे फीचर्स आए हैं तो समझाने के लिए कि जो नेक्स्ट.js के अंदर फीचर्स है, लगभग ऐसे ही फीचर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहीं से समझ में आ जाएगा, बट अगर कुछ ना समझ में आए तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, सिमिलर ही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ गया। अब यहाँ पे हम फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म के अंदर हम एक्शन का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे कहा H2 और हमने यहाँ पे कहा कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ऐसे, और यहाँ पे हमने बनाया फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म के अंदर हम डाल देते हैं बस एक टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। इसका नाम डाल देते हैं। नाम में हम इसको बोलते हैं यूजर स्टूडेंट नेम। यहाँ पे हमने डाल दिया इसका S नेम और इसको हमने यहाँ से बंद कर दिया। ध्यान दीजिएगा, बस बहुत शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया मैंने, इसको बंद कर दिया और यहाँ पे BR टैग लगा लेते हैं को लाइन ब्रेक के लिए, और फिर उसके बाद एक बटन बना लेते हैं। तो हमने कहा बटन, और यहाँ पे बटन का जो टाइप है वो सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पे हमने इसको डाल दिया सेंड या सेव। उसका नाम भी रख लेते हैं, अच्छा नाम रख दिया हमने सबमिट या सेव। दो चीजें बन गई। अब होता क्या था पहले रिएक्ट के अंदर, यहाँ पे हम एक्शन डालते थे और इस एक्शन के अंदर यहाँ पे हम डालते थे API, रिमेंबर। तो जो रिएक्ट है वो फ्रंट एंड पे काम करता था, और ये जो API है ये नोड में भी हो सकती थी या किसी दूसरी एप्लीकेशन में, लाइक PHP या JSP, कोई भी हो सकता है जिसने API बनाया हो। यहाँ पे API डालते थे और वो API बाकी की चीजों को हैंडल करता था, डेटा यहाँ से जाता था। अब रिएक्ट में क्या हुआ है कि अब दो तरह के कंपोनेंट हो गए। ये जो कंपोनेंट है मेरा, ये क्लाइंट बाय डिफॉल्ट क्लाइंट पे काम करता है, क्लाइंट साइड पे, लेकिन जो यहाँ पे हम कंपोनेंट देंगे एक्शन के अंदर, वो सर्वर साइड पे काम करेगा। तो बाय डिफॉल्ट सारे कंपोनेंट रिएक्ट के अंदर जो है वो क्लाइंट
कंपोनेंट होते हैं। कुछ कंपोनेंट जो हमें सर्वर पे एग्जीक्यूट करने होते हैं, लाइक यहाँ पे सर्वर एक्शन हम यूज कर रहे हैं, तो उन्हें हम सर्वर कंपोनेंट बोल देते हैं। तो कुछ नोटेशंस भी आई हैं, वो देखते हैं क्या क्या है अभी आने वाली वीडियोस में। तो जो नेक्स्ट जेएस है उसमें बाय डिफॉल्ट सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो सर्वर कंपोनेंट होते हैं, और हम उसमें क्लाइंट कंपोनेंट बना सकते हैं। तो जस्ट रिवर्स होता है। तो नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट दोनों में अब रिवर्स कंपटीशन चल रहा है। तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट क्लाइंट कंपोनेंट होते हैं, वहाँ पे सारे सर्वर होते हैं। तो अब यहाँ पे हमें पहले एपीआई देते थे, लेकिन अब यहाँ पे जब एक्शन आ गया है तो अब हमें यहाँ पे कंपोनेंट देना है, जो कंपोनेंट हमारा ये जो डेटा मैं भेज रहा हूँ इसको सर्वर साइड पे रिसीव करके रेस्पॉन्स करेगा। तो अभी तो फिलहाल मैं समझाने के लिए यहीं पे कंपोनेंट बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा कॉन्स्ट, इसका नाम रखा मैंने फॉर्म एक्शन, ठीक है जी। और यह हम कह सकते हैं फॉर्म एक्शन रख लेते हैं क्योंकि एक्शन ही है फॉर्म के लिए। और यहाँ पे हमने ये बना लिया कंपोनेंट और इसको यहाँ पे पास कर दिया। ध्यान देना ये भी मैं यहीं बना रहा हूँ, लेकिन इसको हम सेपरेट फाइल में बनाएंगे अगली बार, जिसमें हम देखेंगे सर्वर साइड कंपोनेंट और क्लाइंट साइड कंपोनेंट में क्या अंतर होता है। तो जो उसके लिए मैं जब हुक यूज करूंगा तब उसमें चेंजेस आएंगे, अभी तो कुछ चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पास कर दिया। तो ये जो फॉर्म है यहाँ पे, इस पे क्लिक करने के बाद, सेव पे क्लिक करने के बाद ये कंपोनेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है एक पैरामीटर होगा फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा के नाम से एक पैरामीटर यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस वैल्यू को हम यहाँ पे रीड कर लेंगे। तो हमने कहा कांस्टेंट एस नेम, इनके स्टूडेंट का नाम, और यहाँ पे करेंगे फॉर्म डेटा डॉट गेट, और यहाँ पे हम दे देंगे एस नेम। ध्यान दीजिएगा जैसे हम पीएचपी वगैरह में करते थे पैरामीटर पास करने के लिए, या जेएसपी में करते थे। तो ये जो नेम मैंने यहाँ दिया है वो नाम यहाँ पे देना होगा। ये फॉर्म डेटा जो यहाँ से आया है वो इसके अंदर चला जाएगा। अब मैं अलर्ट लगा के इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। एस नेम मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा एक्शन जो है ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा कंपोनेंट को, और इस कंपोनेंट के अंदर जो फॉर्म डेटा है उसकी वजह से मैं ये वैल्यू रीड कर लूंगा और इसको अलर्ट में डाल दूंगा। अब इसको आप जो चाहे कर सकते हैं, डेटाबेस में डाल सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है नेक्स्ट जेएस वाली प्लेलिस्ट में, मैं आई टैग में डाल दूंगा उसको लिंक। तो वहां से आप जिसका भी डेटाबेस चाहते हैं, MySQL चाहते हैं, MongoDB चाहते हैं, फायरबेस चाहते हैं, सबके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है सर्वर एक्शन पे। सिमिलर वीडियो नेक्स्ट जेएस के अंदर है, ये रिएक्ट के अंदर है, थोड़ा सा ही अंतर है बस। मैंने बता दिया वहाँ पे सारे सर्वर साइड कंपोनेंट होते हैं, क्लाइंट साइड बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे सारे क्लाइंट साइड है, सर्वर साइड बनाने पड़ते हैं, इतना सा अंतर है। तो अभी मैं यहीं पे बना रहा हूँ दिखाने के लिए कि एक्शन है क्या और ये क्या करता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो कंपोनेंट्स है वो बढ़ा सकते हो कुछ भी, जैसे टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, फिर पासवर्ड वाला ले लिया, फिर रेडियो बटन ले लिए, फिर कॉम्बो बटन, जो आपको जरूरत है फॉर्म के अंदर वो सारे HTML के कंपोनेंट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। उनका डेटा यहाँ पे चला जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये जो सबमिट मैंने बना रखा है ये भी चला जाएगा। मैं इसको भी दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा तो मैंने यहाँ पे कहा सबमिट, और मैंने फॉर्म डेटा डॉट गेट, और यहाँ पे मैंने डाल दिया सेव, ये नाम उसका सेव है। तो यहाँ पे सबमिट आ जाएगा और इसको मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। अलर्ट की जगह पे यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ डॉट लॉग, यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। चीजें आपको दिखेंगी कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये अलर्ट भी आएगा और ये मेरा कंसोल पे दिखेगा भी। तो अब इसको देख लेते हैं, इसको जो स्टूडेंट वाला है तो ऐप के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हमने स्टूडेंट कंपोनेंट को इस तरह से ऐड कर दिया। अब जैसे ही चलेगा आप देखेंगे ये आ गया बना हुआ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मार्जिन भी दे देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा साइड में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा क्लास नेम और मैंने यहाँ बोल दिया M3। अब इसको भी थोड़ा सा नीचे सेव को गैप कर लेते हैं, बटन का नाम डाल देते हैं। जब हमने बूटस्ट्रैप यूज कर ही लिया है तो एक BRO डाल देते हैं और फिर यहाँ पे क्लास डाल देते हैं, क्लास टाइप, और यहाँ पे कर देते हैं BTN प्राइमरी, इस तरह से। तो ये मेरा बटन बन जाएगा। अब देखो जब यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा, सपोज कर मैं लिखा डॉक्टर विपिन क्लासेस, मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो अलर्ट था वो आ गया, यानी कि मैं बिना किसी API की मदद से, अब देखो ये जो हमारा नेम था ये वाला सबमिट वाला टाइप वाला सेव, ये भी आ जाएगा उसके लिए, क्योंकि अब ये क्लाइंट साइड पे रन कर रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे और कंसोल पे जाएंगे। तो इसको क्लियर कर देते हैं अभी और ट्राई करते हैं फिर से। हमने यहाँ पे लिख दिया डॉक्टर विपिन, सेव किया, ये डिस्प्ले हुआ और ये कुछ आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये नाम नहीं दिखा रहा है। चेक कर लेता हूँ एक बार कि सबमिट है। यहाँ से हमने टाइप किया सबमिट और नेम इसका रखा हमने सेव, और फिर हमने यहाँ पे फॉर्म डेटा सेव लिया। तो इसको मैं सेव ही कर देता हूँ, हो सकता है कुछ नेम कन्फ्लिक्शन कर रहा हो, और यहाँ पे मैं सेव डाल देता हूँ। फिर ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमने नाम डाल दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, सेव किया, आ तो रहा है लेकिन दिखा नहीं रहा। इसमें गए, कोई नहीं दिखा रहा तो इसको भी इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम इसके साथ में इसको मर्ज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट नेम इक्वल टू, और यहाँ पे डॉलर लगा देंगे, और यहाँ पे डाल दिया हमने एस नेम एंड बटन नेम इक्वल टू, और यहाँ पे भी डॉलर लगा देते हैं।
और यहाँ पे डाल देते हैं सेव। कोई बात नहीं, यहाँ से चेक कर लेंगे, हमें तो इन्फॉर्मेशन देखने से मतलब है। ये वाली इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे ले आएंगे और इसको ट्राई करते हैं अब की बार कि ये हमें दिखे। तो यहाँ पे गए हम और यहाँ पे हमने ये लिखा और सेव किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बटन का नाम ये दिखा नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है, क्यों नहीं दिखा रहा है इसको अब देखते हैं। हमने यहाँ पे सेव किया, फॉर्म डेटा ही लिखा है हमने, फॉर्म डेटा गेट, और यहाँ पे इनपुट टाइप बटन लिखा और नेम हमने यहाँ पे सेव लिखा हुआ है। तो ये इसको नहीं ले पा रहा है, उसका नाम चेंज कर लेते हैं। तो हो सकता है इसका नाम जो है, अच्छा ये वैल्यू से लेगा, गलती मैं ये कर रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू मुझे डालनी पड़ेगी तभी लेगा। यानी कि इसका नेम जो है वो होगा मेरा सेव और मुझे यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो जो वैल्यू है ये भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे सेव, तभी लेगा, क्योंकि वो यहाँ से नेम जो हम डालते हैं यहाँ पे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करता है, इसलिए वो ब्लैंक आ रहा है बार बार दोनों जगह पे। फिर ट्राई करते हैं कि प्रॉब्लम अब पकड़ी गई है। तो अब देखो सेव लिखा हुआ आ रहा है, अब शायद ये कंसोल पे भी आ जाएगा। मेरी ही गलती हो गई शायद, अब मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे कंसोल पे, कि वो आ रहा था लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहा था क्योंकि वो था ही नहीं उसके अंदर। ध्यान देना यहाँ पे गलती होगी थोड़ा सा, यहाँ पे वैल्यू देना जरूरी है क्योंकि बटन के हिसाब से दिमाग में वैल्यू आती नहीं है। यहाँ वैल्यू दिया हमने, इसको रिफ्रेश किया, ये वैल्यू डाली, यहाँ पे सेव किया, ये वैल्यू आ गई। अब ये कंसोल पे भी जा रही होगी, तो हम पे गए और हमने जाके यहाँ पे कंसोल के अंदर भी ये देखो यहाँ पे सेव आ रहा है। तो पहले ये दिख नहीं रहा था लेकिन अपडेट हो रहा था बार बार, तो ये आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमने एक्शन के अंदर ये दिया। फिलहाल हमारा अभी गेट मेथड है, तो यहाँ पे मेथड जो है वो हम पोस्ट भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमने पोस्ट कर दिया यहाँ पे, तो एक्शन हमने यहाँ किया, तो पोस्ट भी आ सकता है, गेट भी आ सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पे एक्शन जो हमारे नए आए हैं अभी रिएक्ट 19 के अंदर, बीटा वर्जन के अंदर, उसको एग्जीक्यूट किया। तो अब हमें यहाँ पे कोई एपीआई देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम कंपोनेंट की मदद से भी डेटा को भेज सकते हैं और यहाँ पे कोडिंग करके हम डेटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशन को फीड कर सकते हैं, जो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि नोड की जरूरत जो है वो शायद आने वाले टाइम पे रिएक्ट खत्म कर देगा, तो रिएक्ट के अंदर ही सारी चीजें चलने लगेंगी, एपीआई वगैरह के बिना हम काम करने लग जाएंगे। बट फिलहाल के लिए जो अपडेट है एक्शन में मैंने बता दिया। अब इसके अंदर कुछ हुक्स आए हैं और उन हुक्स की मदद से हम इनको थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि सर्वर पे कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, क्लाइंट पे कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, और सर्वर साइड कंपोनेंट बना सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो उस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।